जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको स्टैटिक जीके का टॉपिक है और इसके अंतर्गत हम लोग इसका तीसरा क्लास करेंगे। तो देखिए, ये जो स्टैटिक जीके है, ठीक है ना, तो यह आपको आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगे उसमें आपको यह काम आने वाले हैं, ठीक है ना। तो जैसे आगे कई सारे एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि आपको रेलवे हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपको एसएससी के सभी फेज के एग्जाम हो गए, इसके अलावा आपको बैंकिंग हो गया, बिहार पुलिस हो गया, ठीक है ना, बिहार दरोगा हो गया, बिहार एसएससी का जो एग्जाम है आने वाले, इसके अलावा कोई भी जो आपको प्रतियोगी परीक्षाएं डिफेंस है, तो सबके एग्जाम में आपको यह स्टैटिक जीके जो होते हैं वो आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। तो हमारे चैनल पे क्या होता है कि आपको प्रतिदिन 7:30 बजे से जो होती है, आपको शाम को जो होती है स्टैटिक जीके का क्लास चलती है, तो आप लोग वहाँ हर हाल में जुट जाएंगे, ठीक है ना, अगर आप चाहते हैं एक बेहतर तैयारी के लिए। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है साथियों, वो क्या कर रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ सुनिए, कह रहा है कि अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण जो है द्रविड़ के शासकों द्वारा जो था वो आपको करवाया गया था। तो देखिए, तो ये जो अनंत राज सागर जलाशय, इसका निर्माण जो है वो आपको विजयनगर के शासकों के द्वारा क्या था कि आपको करवाया गया था। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा कि सर ये जो विजयनगर है ये आपको है क्या। तो देखिए, तो विजयनगर एक साम्राज्य था जिसकी स्थापना जो होती है आपको 1336 ईस्वी में, कितना ईस्वी में होती है, 1336 ईस्वी में। तो फिर यहाँ से पूछा जाएगा कि बताइए कि ये जो विजयनगर साम्राज्य है इसके जो संस्थापक थे वो आपको कौन थे। तो देखिए, इसके जो संस्थापक थे वो आपको हरिहर और बुक्का थे। कौन थे? हरिहर और बुक्का थे। इन चीजों को आपको याद रखना है। और विजयनगर साम्राज्य जो है वो आपको कृष्णा और आपको क्या की तुंगभद्रा नदी के जो बीच का गांव है उस क्षेत्र में यह क्या हुआ था कि आपको विकसित हुआ था, ठीक है ना। इन चीजों को याद रखिएगा। और इस विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी साथियों वो आपको हम्पी थी। कहाँ थे? हम्पी थी। और विजयनगर के सबसे महानतम शासक कहेंगे तो वह आपको कृष्णदेव राय। चलिए अगले ऑप्शन पे चलते हैं। तो देखिए, ये जो चोल वंश है, तो इस चोल वंश के जो संस्थापक थे वो आपको कौन थे, तो कहेंगे विजयालय। कौन थे? विजयालय। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते थे, याद रखिएगा कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपको विजयालय थे। इसके बाद मराठा साम्राज्य के संस्थापक कहेंगे तो वो आपको कौन थे, जानते हैं, तो ये आपको शिवाजी थे। कौन थे? शिवाजी थे। फिर यहाँ से पाल वंश के संस्थापक थे, ये आपको गोपाल थे। क्या है? गोपाल थे। और ये जो पाल वंश है भारत के पूर्वी हिस्से में क्या किया था कि आपको शासन किया था। तो देखिए, तो इन सभी चीजों को आपको याद रखना है। तो यहाँ से आपका प्रश्न क्या कर रहा है कि अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण जो किसने करवाया था, तो कहेंगे विजयनगर के शासकों ने। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या है कि आपको सही है। क्या है? सही है। तो देखिए, तो ये जो भी प्रश्न है ना, ये सारे प्रश्न आपके अब तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उसी प्रश्न को लेकर हम क्या करें कि आपको आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जो स्रोत होता है वो क्या होता है, तो जैसे आपको प्रतियोगिता दर्पण हो गया, सामान्य ज्ञान दर्पण हो गया, ठीक है ना, महासागर हो गया, करंट अफेयर्स डॉट कॉम हो गया, तो ऐसे बहुत सारे जो आपको मासिक पत्रिकाएं आती है उसी में से क्या है कि आपको इन प्रश्नों को इंक्लूड किया जाता है। तो आप इसे अच्छे से देखते चलेंगे। चलिए साथियों, अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, चर्चा करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से जो है वो आपको निकलती है, मतलब कि भारतीय हिमालय से निकलने वाली नदी की आपको क्या कही जा रही है कि आपको बात पूछी जा रही है। तो देखिए, इसमें एक जो है आपको गंडक, घाघरा, यमुना, कोसी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको यमुना हो जाएगा। तो यमुना जो है वो आपको भारतीय क्या क्या आपको हिमालय से निकलती है, ठीक है ना। तो यमुना जो है आप याद रखेंगे कि यह आपको गंगा की सबसे बड़ी क्या है कि आपको सहायक नदी है। और यमुना जो है सबसे अधिक जो प्रदूषित होती है वो कहाँ होती है, तो आपको दिल्ली में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो यमुना किसकी सहायक नदी है, तो क्या कहेंगे, गंगा की सहायक नदी। और ये सबसे ज्यादा प्रदूषित कहाँ होती है, तो कहेंगे दिल्ली में। क्या कहेंगे? दिल्ली में। तो इन चीजों को देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी ये जो गंडक है क्या है, गंडक है, घाघरा है, कोसी है, क्या है, कोसी है, ठीक है ना। तो ये सब भी आपको जो निकलती है वो आपको हिमालय से, लेकिन ये भारतीय हिमालय से ना निकलकर ये आपको नेपाल के हिमालय से क्या होती है कि आपको निकलती है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। तो ये जो 2 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि आपको त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन है, देखिए, कह रहा है कि आपको ताप्ती, उसके बाद है आपको गोदावरी, महानदी, रावी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपको गोदावरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपको सही है। क्या है? सही है। तो फिर यहाँ से एक बात पूछी जाएगी कि ये जो गोदावरी नदी निकलती है वो आपको कहाँ से निकलती है, तो कहेंगे आपको महाराष्ट्र के नासिक जिला से। कहाँ से? महाराष्ट्र के क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको नासिक से यह निकलती है। क्या है? निकलती है। और एक चीज याद रखिएगा, महाराष्ट्र के नासिक जिले में जो पहाड़ी होती है वो कौन होती है, तो आपको त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी होती है, वहीं से यह निकलती है। और इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानते थे। याद रखिएगा कि गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जो है आपको किसको जाना जाता है, तो क्या कहेंगे जाते हैं, गोदावरी को। इसके अलावा आपको वृद्ध गंगा, क्या है, वृद्ध गंगा के नाम से भी जो जाना जाता है वो आपको किसको जानते हैं, तो आपको
गोदावरी को, और गोदावरी जो है दक्षिण भारत की क्या है कि आपको सबसे लंबी नदी है। तो इन चीजों को भी याद रखना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि आपसे जानते हैं कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं। तो साथियों, दक्षिण की जो गंगा है वो आपको कावेरी को कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण की जो गंगा है वो किस नदी को कहते हैं? तो आप क्या कहोगे? कावेरी को कहते हैं। किसको कहते हैं? कावेरी को। तो ये सारे चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ से देखिए प्रश्न पूछ रहा है त्रैंबकेश्वर से, तो कहेंगे क्या जाता है? गोदावरी। और एक चीज याद रखिएगा, महानदी पे जो है वो आपको क्या है कि भारत का जो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड, वो आपको क्या जानते हैं कि आपको अवस्थित है। तो साथियों इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 3 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या है, क्या ये चीन, क्या है कि चीन और म्यांमार की ओर से जाने वाले रास्ते में क्या कह रहा है कि आपको ब्रह्मपुत्र घाटी की, क्या है? ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल है? तो वह आपको क्या रहते हैं? तो आपको दाओ जली हेडिंग, क्या है? दाओ जली हेडिंग। तो इन चीजों को याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ से एक बात आती है कि बताइए कि चीन और म्यांमार क्या है। तो देखिए तो चीन और म्यांमार ये दोनों जो है भारत के क्या है कि आपको मतलब कि पड़ोसी देश है। क्या है? पड़ोसी देश है। तो देखिए तो यहाँ से एक याद रखिएगा कि चीन की सीमा से लगे हुए भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, और एक तरफ आपको क्या जानते हैं? तो म्यांमार की सीमा से लगे हुए जो आपको क्या है, हमारे जो राज्य है उसको हम लोग जानते हैं। तो देखिए तो चीन की सीमा से लगे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको लद्दाख, क्या है? लद्दाख। याद रखिएगा क्या जाएगा? लद्दाख। ठीक है ना? लद्दाख के बाद जो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश। देखिए ये सब पूछा जाता है कि एग्जाम में, इसलिए इसको यहाँ पे बता दिया जा रहा है। चले हिमाचल प्रदेश के बाद जो जाएगा तो आपको उत्तराखंड, क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद हो जाएगा आपको सिक्किम, क्या जाएगा? सिक्किम। सिक्किम के बाद जो हो जाएगा तो आपको क्या जानते हैं? तो वो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश। का जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। क्या जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए तो यहाँ पर एक चीज को आपको याद रखना है। क्या कहना है? याद रखना है कि यह सभी जो है चीन की सीमा से सटे हुए आपको क्या राज्य थे? 4 को राज्य, और एक ये जो लद्दाख है वो आपको क्या शासित प्रदेश है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा भारतीय राज्य जो है आपको पड़ोसी देश चीन के साथ जो है आपको सीमा का जो है आपको क्या करता है कि आपको मतलब निर्धारण नहीं करता है, या सीमा से जो है आपको सटा हुआ नहीं है। तो देखिए इस 5 को तो छोड़ कर नहीं होगा। वहीं अगर हम म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार की सीमा से सटे हुए आपको अरुणाचल प्रदेश, क्या है? अरुणाचल प्रदेश। इसको आपको याद रखना है। उसके बाद जो आपको दूसरा हो जाएगा वो आपको कौन हो जाएगा जानते हैं? तो आपको नागालैंड, क्या हो जाएगा? नागालैंड। क्या है? नागालैंड। उसके बाद हो जाएगा आपको मणिपुर, क्या जाएगा? मणिपुर। क्या जाएगा? मणिपुर। और उसके बाद जो जाएगा साथियों आपको मिजोरम, क्या जाएगा? मिजोरम। तो ये सभी जो आप राज्य देख रहे हैं, ठीक है ना, ये सभी आपको म्यांमार की सीमा से जो है आपको सटा हुआ था। देखिए तो ये चीन और म्यांमार ये दोनों जो है भारत के लिए जो है आपको क्या है कि आपको थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट स्थिति जो होता है वो आपको एशिया में पैदा करता है। तो देखिए तो म्यांमार का ऐसा कोई जो है हैसियत नहीं है, लेकिन वहां पर क्या है कि चाइना का जो गतिविधि है कुछ ज्यादा है। क्या है? ज्यादा। इस वजह से थोड़ा बहुत परेशान रहते हैं। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि चीन और म्यांमार की ओर से जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की पहाड़ी में जो है एक पूरा स्थल मिलता है, उसका नाम क्या है? तो क्या कहेंगे? दाओ जली हेडिंग। फिर यहाँ से बात आती है ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है, जो आपको चीन के तिब्बत स्थित जो मानसरोवर झील है वहां से क्या होती है कि आपको निकलती है, और भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे पहले ये क्या होता है कि आपको प्रवेश करती है। क्या करती है? प्रवेश करती है। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का जो मतलब ब्रह्मपुत्र नदी का जो मोहना है वो आपको बंगाल की खाड़ी में। तो चलिए तो 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्या है कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना जो है किस वर्ष में हुई थी? तो देखिए तो भारत में पहली जो संपूर्ण जनगणना हुई थी ना साथियों वो आपको 1881 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही है। तो फिर यहाँ से बात आएगी कि भारत में जब संपूर्ण जनगणना की शुरुआत हुई थी तो वह किस वायसराय ने किया था? तो देखिए तो उस समय जो आपको वायसराय था, क्या था? वायसराय थे साथियों, वो आपको कौन थे जानते हैं? तो आपको लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है कि देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1881 में जब नियमित और वैज्ञानिक रूप से भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी, उस समय जो आपको वायसराय थे वो आपको कौन थे? तो क्या कहेंगे? तो उस समय जो वायसराय थे वो आपको लॉर्ड रिपन, क्या है? लॉर्ड रिपन। और इस लॉर्ड रिपन को साथियों भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत में क्या कहेंगे? तो आपको स्थानीय, क्या है? स्थानीय स्वशासन का, क्या है? स्वशासन का जनक जो कहा जाता है भारत में, किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे यानी कि लॉर्ड रिपन। तो दूसरी बात एक चीज याद रखिएगा कि भारत में से जनगणना की जो शुरुआत होती है वो आपको 1872 में, और इस समय जो वायसराय होते हैं वो आपको लॉर्ड में कौन होते हैं? वायसराय जो होते हैं साथियों वो कौन होते हैं? तो क्या कहेंगे? तो आपको लॉर्ड में वो क्या है?
लॉर्ड मेयो, और ये जो लॉर्ड मेयो होते हैं ना, इनकी हत्या जो होती है वो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कर दी जाती है। तो इस सब बात को आपको अच्छे से याद रखिएगा। और भारत में पहली बार जो बजट पेश किया गया था 1860 में, तो आप इसे याद रखेंगे, क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो देखिए, तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से चेंज जोड़ जोड़ कर पढ़ते चलना है। तो देखिए, तो आज का सही आंसर हो जाएगा, तो आपको भी यानी कि नियमित और वैज्ञानिक रूप से। और दूसरी बात याद रखिएगा कि भारत में दूसरी बार जातीय आधारित जनगणना जो होती है 2011 में, पहली बार जो जातीय आधारित जनगणना हुई थी 1931 में। जनगणना का महाविभाजक वर्ष पूछेंगे तो हो जाएगा आपको 1921, और जनगणना का लघु विभाजक वर्ष पूछेंगे तो वो आपको 1951। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो प्रश्न है इसका सही आंसर आपको आगे होंगे। चलिए अब चलते हैं आगे, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहा हुई थी। देखिए, तो मुस्लिम लीग एक सांप्रदायिक पार्टी थी जिसकी स्थापना जो होती है आपको ढाका में, कहा होती है, ढाका में। कब होती है, तो आपको 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। और ये जो मुस्लिम लीग कहते हैं इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो आपको आगा का, क्या कहेंगे, आगा का। देखिए सबको याद रखिएगा। और इसके अलावा आपको शमीउल्लाह का, क्या है, शमीउल्लाह का। और साथियों यहाँ से क्वेश्चन अगर आ जाए कि बताइए कि मुस्लिम लीग का स्थापना जो था कब तक, क्या कहिएगा, 1906 में कहा होती है, तो आपको ढाका में, ठीक है ना। और इसके संस्थापक आगा खां और समीउल्लाह खां होते हैं। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें और भी ऑप्शन दिए हुए हैं जिसपे हम लोग थोड़ा सा क्या कहते हैं कि आपको विचार करते हैं। जैसे देखिए सूरत, तो सूरत में अंग्रेजों का पहला व्यापारिक कोठी क्या होता है कि आपको स्थापित होता है। उसके बाद है आपको बॉम्बे, क्या है, बॉम्बे। तो बॉम्बे प्लान जो होता है वो आपको भारत के विकास के लिए 1944 में जो होता है वो आपको भारत के 8 उद्योगपतियों के द्वारा तैयार किया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बॉम्बे प्लान। उसके बाद है मद्रास। तो देखिए ये जो मद्रास नगर है, ठीक है ना, इस मद्रास नगर को पट्टे पर अंग्रेजों ने 1639 ईस्वी में क्या कर लिया था कि आपको लिया था। और ये जो मद्रास है, इसी मद्रास में सबसे पहले आपको ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन की जो अवधारणा होती है वो आपको अपने भी सिख शासन काल में क्या होती है कि आपको विकसित होती है। तो व्हाइट टाउन में आपको जो यूरोपियन लोग होते थे वे रहते थे, जबकि आपको ये जो ब्लैक टाउन होते थे उसमें आपको भारतीय लोग जो होते थे वे रहते थे। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको ये हो जाएगा ढाका, क्या हो जाएगा, ढाका। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को, देखिए क्या कह रहा है। बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी, गुलबर्गा, बरार, अहमदनगर, हम्पी। तो देखिए तो ये जो बहमनी साम्राज्य है इसकी राजधानी जो थी साथियों वो आपको गुलबर्गा थी। जबकि इसी में पूछ देते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो विजयनगर की जो राजधानी थी साथियों वो आपको हम्पी थी, क्या थी, हम्पी थी। तो इन चीजों को याद रखिएगा। बहमनी साम्राज्य के जो संस्थापक होते हैं वो आपको अलाउद्दीन हसन बहमन शाह होते हैं, ठीक है ना। और बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो होती है वो आपको 1347 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, 1347 ईस्वी में। जबकि विजयनगर की स्थापना जो होती है 1336 ईस्वी में। और राज्य उद्योग को लेकर इस विजयनगर और बहमनी के शासकों के बीच में जो होता है वो आपको हमेशा जो होता है वो आपको संघर्ष चलता रहता है। तो ये जो आपको 7 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा साथियों वो आपको ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए सुनिए, कह रहा है निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। देखिए जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ग्राम सभा, क्या हो जाएगा, ग्राम सभा। अब आइए हम बात करते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र हम कहते हैं किसको। तो देखिए तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह लोकतंत्र होता है जिसमें आपको जनता जो होती है स्वयं शासन में क्या करती है कि आपको भाग लेती है। तो उसी को हम लोग कैसे क्या जानते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो यहाँ पर जो भी चीज देख रहे हैं तो इस दिए गए ऑप्शन में से ग्राम सभा में जनता स्वयं क्या करते हैं कि आपको भाग लेते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है जानते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण माना जाता है। फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये सब जो देख रहे हैं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ये सब आपको क्या है कि स्थानीय स्वशासन का क्या है कि आपको एक हिस्सा है, क्या है, एक हिस्सा है। तो इधर जो आप देख रहे हैं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ये सब क्या जानते हैं, तो आपको पंचायती राज का एक हिस्सा है। जबकि इधर नगर पंचायत जो देख रहे हैं यह आपको क्या है, स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आने वाले नगर पालिका का क्या है कि आपको यह एक हिस्सा है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब होती है, तो आप कहेंगे क्या जानते हैं, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से, ठीक है ना। और इस पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संशोधन के द्वारा क्या हुआ था, संवैधानिक मान्यता जो था वो आपको प्रदान किया गया था। तो फिर यहाँ से बात आती है 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो साथियों 73वां संविधान संशोधन जो होती है 1992 में, कितना में होती है, 1992 में। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए 73वां संशोधन कब हुआ था, तो क्या कहिएगा, 1992 में, ठीक है ना। और यह संशोधन लागू कब होती है, तो आपको 24 अप्रैल, क्या है, 24 अप्रैल 1900 कितना को जानते हैं, 93 को। इसीलिए 24 अप्रैल को भारत में क्या होता है जानते हैं, तो आपको पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस, ठीक है ना।
अगर मैं आपसे प्रश्न इसी की बताइए कि भारत में पंचायती राज दिवस जो है कब मनाया जाता है तो क्या कहिएगा? 24 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि इसी दिन आपको क्या हुआ था कि 73वां संविधान संशोधन जो था वो आपको लागू हुआ था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्या क्या है देखिए, क्या एक निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय विशेषता भारतीय संविधान में नहीं है? दो ही है पर यही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा? क्या आपको सही हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी भारत में देखिए क्या आपको लिखित संविधान है, क्या स्वतंत्र न्यायपालिका है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व है, क्या है? राज्यों का प्रतिनिधित्व है ना, राज्यसभा में राज्यों के ही तो प्रतिनिधि बैठते हैं, ठीक है ना। तो देखिए तो ये जो संघीय विशेषता है भारत की, उसकी क्या विशेषता है? तो कहेंगे सबसे पहले आपको क्या है कि एक हरी नागरिकता, ठीक है ना। हालांकि ये जो संघीय शासन व्यवस्था होता है उसमें आपको दोहरी क्या होती है कि आपको न्यायपालिका होती है, लेकिन हमारे भारत में जो है वो आपको क्या जानते हैं कि आपको एकीकृत न्यायपालिका है, ठीक है ना। दूसरी बात हमारे यहाँ संविधान लिखित है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, क्या है? स्वतंत्र है, पृथक है। संसद में जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व है, क्या है? प्रतिनिधित्व। संविधान की जो है वो आपको सर्वोच्चता है। केंद्र और राज्यों के बीच में जो है आपको शक्तियों का क्या किया गया है कि आपको विभाजन किया गया है, दो स्तरों की सरकार है। तो ये सभी जो है भारत की संघीय विशेषता की क्या है कि आपको विशेषता है। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। इसका सही आंसर जो जाएगा साथियों वो आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है ना। और भारत में यह जो संघीय विशेषता है वो आपको कनाडा के संविधान से क्या किया गया है कि आपको लिया गया है। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातुएं होती है, मतलब कौन धातु होती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो देख रहे हैं आप जर्मन सिल्वर, क्या देख रहे हैं? जर्मन सिल्वर, ठीक है ना साथियों। तो इस जर्मन सिल्वर में आपको तांबा, क्या है? तांबा, जस्ता और आपको क्या होते हैं जानते हैं? तो आपको निकिल होते हैं, क्या होते हैं? निकिल होते हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि जर्मन सिल्वर में जो होते हैं वो आपको तांबा कितना परसेंट होता है? तो क्या कहेंगे? 50%। जस्ता जो होता है वो आपको 35% और निकिल जो होता है वो कितना होता है जानते हैं? तो आपको 15%। तब चलकर क्या होता है कि आपको जर्मन सिल्वर का जो होता है आपको निर्माण होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या जाएगा जानते हैं? तो वो आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है साथियों, इस पे बात करते हैं। देखते हैं, सुनिए। कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां है वो आपको कौन है? तो देखिए तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां जो है यानी कि अरब सागर की तरफ जो जाने वाली भारत की नदियां है वो कौन कौन है इस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए तो इसमें जो है एक सबसे पहले आपको सिंधु, क्या है? सिंधु। सिंधु के बाद जो हो जाएगा आपको नर्मदा, क्या है? नर्मदा। नर्मदा के बाद हो जाएगा आपको ताप्ती, क्या है? ताप्ती। ताप्ती के बाद हो जाएगा आपको जुआरी, क्या है? जुआरी। जुआरी के अलावा आपको मांडवी, क्या है? मांडवी। मांडवी के अलावा जो हो जाएगा साथियों वो आपको क्या था? देखिए मांडवी को सही से पहले लिख देते हैं, समझिएगा। क्या हो जाएगा? मांडवी, ठीक है ना। मांडवी के बाद जो हो जाएगा आपको पेरियार, क्या है? पेरियार, क्या है? पेरियार। इसके अलावा आप एक नदी और याद रख सकते हैं, आपको साबरमती, क्या रख सकते हैं? साबरमती, क्या है? साबरमती। तो साथियों देखिए पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन है? तो देखिए आपका ऑप्शन इसमें देखिए नर्मदा, ताप्ती। यहाँ पे दिया तो देखिए तो नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया। ये दोनों नदियां जो है आपको कहाँ गिरती जाते हैं? तो आपको मतलब कि पश्चिम की ओर आपको मतलब प्रवाहित होते हुए अरब सागर में जाकर क्या होती है कि आपको गिरती है, ठीक है ना। अरब सागर को कहेंगे कि खंबात की खाड़ी। तो देखिए खंबात की खाड़ी जो है वो आपको अरब सागर के क्या है कि आपको एक हिस्सा है। तो देखिए तो इसमें दिए गए ऑप्शन के हिसाब से इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको 1 एवं 2। तो देखिए ये आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है? पश्चिम को प्रवाहित होने वाली नदी, तो उसको आप याद रखिएगा सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, ज्वारी, मांडवी, पेरियार और साबरमती। तो इसमें से आपको दो मिल ही गया, कौन कौन? नर्मदा और ताप्ती। तो इसको आपको अच्छे से देख लेना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले इसका सही आंसर क्या जाएगा? तो आपको ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारत में कौन सी सड़क योजना वर्ष 1943 से 1963 के बीच जो है सड़क विकास कार्यक्रम का पहला प्रयास था? वो आपको था नागपुर सड़क योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या एजेंट है? सही है। तो यहाँ से एक बात आएगी कि नागपुर सड़क योजना जो है, ठीक है ना, यह कब शुरू हुआ था? 1943 का। और नागपुर सड़क योजना के तहत ही सड़क को 4 वर्गों में क्या किया गया था कि आपको बांटा गया था। एक आपको सबसे पहले एनएच यानी कहने का मतलब नेशनल हाईवे, उसके बाद आपको स्टेट हाईवे यानी कि राज्य की सड़कें, उसके बाद आपको जिला इकाई की सड़कें और उसके बाद आपको ग्रामीण सड़कें। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नागपुर सड़क योजना के आधार पर जो है सड़क को कितने भागों में बांटा गया था, तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको 4 भागों में। कौन कौन? तो एक सबसे पहले नेशनल हाईवे, उसके बाद आपको स्टेट हाईवे, ठीक है ना, यानी कि एसएच। उसके बाद है आपको जिला सड़कें, क्या है? जिला सड़कें, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद आपको ग्रामीण इकाई की सड़कें, क्या कहेंगे?
ग्रामीण निकाय की सड़कें। तो ये जो 4 सड़क का वर्क देख रहे हैं, ये आपको नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत ही क्या हुआ था कि आपको विकसित किया गया था। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो भारत का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिए। क्या निम्नलिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है? तो यह आपको क्या जानता है, संविधान। क्या है, संविधान। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि संविधान जो होता है ना, इससे वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त होता है और यह किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। क्या होता है, सर्वोच्च कानून होता है। संविधान से बड़ा उस देश में कोई कानून जो होता है वो आपको नहीं होता है। तो संविधान कहते हैं कि इसको इसलिए कहेंगे कि नियमों, क्या कहेंगे, नियमों, कानूनों या परंपराओं आदि का संकलन जो एक देश पर शासन करने के लिए होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। ठीक है ना। नहीं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि संविधान जो है मूलभूत नियमों और कानूनों का क्या होता है, संग्रह होता है, जिसका पालन उस देश में रह रहे नागरिकों एवं सरकार दोनों को करना पड़ता है। चाहे हम ये भी कहेंगे कि संविधान लिखित और अलिखित नियमों का क्या होता है कि आपको संकलन होता है, जिसके द्वारा उस देश के शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। तो देखिए, तो ये जो देख रहे हैं 13 नंबर प्रश्न, उसका सही आंसर क्या जाएगा, तो आपको बी यानी कि संविधान। इससे आप याद रखेंगे। और भारत का संविधान जो है तो आपको लिखित है। कैसा है, लिखित है। और लिखित संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसमें लिखा हुआ अंश आपको अधिक देखने को मिलेंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है। दादा भाई नौरोजी एक क्या थे, तो देखिए तो दादा भाई नौरोजी जो थे वो आपको एक व्यवसायी थे। क्या थे, व्यवसायी थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या है, सही है। और आप एक चीज याद रखेंगे कि दादा भाई नौरोजी जो है ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले क्या थे, कि आपको पहले भारतीय व्यक्ति थे जो आपको 1892 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, 1892 ईस्वी में क्या होता है, ब्रिटेन की संसद का जो निम्न सदन होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, उसी का ये क्या बनते हैं, कि आपको सदस्य बनते हैं। क्या बनते हैं, सदस्य बनते हैं। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। फिर यहाँ से एक बात आएगी, क्या जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहले भारत से क्या हुआ था कि धन निष्कासन का जो सिद्धांत था वो दिए थे। और 1867-68 में इन्होंने भारत में प्रति व्यक्ति आय का जो है वो आपको क्या किए थे, कि आपको आकलन किए थे। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश इन इंडिया, इसको आपको याद रखना है। तो देखिए इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, पॉवर्टी एंड क्या है, एंड अन क्या है, अन ब्रिटिश क्या है, ब्रिटिश रूल क्या कहेंगे, रूल इन क्या कहेंगे जानते हैं, इंडिया क्या है, इंडिया। तो यह जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है आपको लिखा गया है। और दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले क्या किए थे, कि आपको भारत से जो धन निष्कासन हो रहे थे उस सिद्धांत पर क्या कहते हैं, कि आपको प्रकाश डाले थे। ठीक है ना। और भारत में पहली बार प्रति व्यक्ति आय का इन्होंने क्या किया था, कि आपको आकलन किए थे। तो ये जो प्रश्न देख रहे हैं 14, इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हम लोग समय को देखते हुए कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को टच करें, इसीलिए थोड़ा सा क्या है कि आपको तेजी से जो है पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, ताकि एग्जाम तक अधिक से अधिक क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लें, कि आपको कवर कर ले। देखिए क्या कर रहा है, सुनिए। क्या कि संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संशोधन किस वर्ष पारित किया गया था, तो यह आपको 1992 में, क्या है, 1992 में। तो देखिए ये जो 73वां संविधान संशोधन है ये आपको 24 अप्रैल क्या है, 24 अप्रैल 1993 को क्या होता है, कि आपको लागू होता है। जबकि 74वां संविधान संशोधन जो है साथियों, यह आपको 1 जून क्या है, 1 जून 1993 को क्या होता है, कि आपको लागू होता है। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि ये जो 73वां संविधान संशोधन है उसका जो संबंध है वो आपको किसका है, तो देखिए तो 73वां संविधान संशोधन का जो संबंध है साथियों वो आपको पंचायती राज से, किससे है, पंचायती राज से। इस बात को याद रखिएगा। और 74वें संविधान संशोधन का जो संबंध है वो आपको नगर पालिका से, क्या है, नगर पालिका से। क्योंकि नगर पालिका और आपको क्या पंचायती राज, इस दोनों को जो संवैधानिक मान्यता दिया गया था वो आपको किस संशोधन के द्वारा जानते हैं, क्रमशः 73वां और 74वां। और पंचायती राज के लिए 29 कार्य निर्धारित किए गए, जबकि आपको नगर की संस्थाओं के लिए 18 कार्य जो है आपको दिए गए। और इसी के द्वारा क्या है कि संविधान में जो है 73वें संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ा गया और 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची। यहाँ से प्रश्न आएगा 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो क्या कहिएगा, पंचायती राज से। और 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो वो आपको नगर पालिका से। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर डॉक्टर का गठन किया गया था। तो देखिए तो वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर साथियों जो गठन किया जाता है वो आपको नीति आयोग का, किसका किया जाता है, नीति आयोग का। तो यहाँ से एक बात आती है कि नीति आयोग का गठन जो होता है वो आपको डेट के साथ वो आप कहेंगे 1 जनवरी 2015 को। और ये जगह किसका लेता है, यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है योजना आयोग का। ठीक है ना। और योजना आयोग जो है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो क्या कहेंगे ना, तो आपको नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि इन्हीं के काल में क्या होता है कि आपको स्थापित होता है। ठीक है ना।
दूसरी बात कि इसके प्रथम उपाध्यक्ष कहेंगे तो वो आपको अरविंद पनगटिया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अरविंद पनगटिया। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। और यह कैसी संस्था है? तो भारत की एक थिंक टैंक संस्था है। कैसी संस्था है? थिंक टैंक संस्था है, ठीक है ना। यानी सोचने विचारने वाली जो है संस्था है, जो भारत के आर्थिक विकास के लिए साथियों क्या करता है कि आपको कार्य करता है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पशु सुंदरबन डेल्टा में जो होता है पाया जाता है? तो आपको रॉयल बंगाल टाइगर। क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। एशियाई से कहेंगे तो आपको गिर गुजरात में। क्या है? गिर गुजरात में जो होते हैं वो आपको पाए जाते हैं। क्या है? पाए जाते हैं। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और बाघों के संरक्षण के लिए साथियों 1973 में क्या होता है कि आपको टाइगर प्रोजेक्ट को जो होता है आपको क्या किया जाता है कि आपको शुरू किया जाता है। तो याद रखिएगा कि टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो आपको कब शुरू किए जाते हैं? तो क्या कहने जाते हैं? तो आपको 1973 ईस्वी में। कहता है इसमें मैं 1973 ईस्वी में, ठीक है ना। इसलिए बाघों के संरक्षण के लिए। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो 17 का सही आंसर आपको क्या आ जाएगा? रॉयल बंगाल टाइगर। अगला देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो कौन है? तो देखिए वो हो जाएगा आपको सिक्किम, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से पूछा जाएगा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो वह आपको उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य तो वो आपको गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो वो हो जाएगा आपको राजस्थान, ठीक है ना। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य 2011 के अनुसार तो आपको अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो आपको बिहार। क्या है? बिहार, ठीक है ना। एकमात्र राज्य कौन था जिसकी जनसंख्या जो थी 2011 के जनगणना के अनुसार कम हुई थी? तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको नागालैंड। क्या है? नागालैंड। तो इन चीजों को याद रखिएगा। और जनगणना जो है संघ सूची का विषय है और जनगणना कराने का जो दायित्व है वो आपको केंद्र की सरकार पर है। किस पर है? केंद्र की सरकार पर है, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। देखिए आप लोग इसको पढ़े होंगे, ठीक है। एक प्रकार से समझिए कि हम आप लोगों का ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको रिविजन करवा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा तेज गति से जो है आपको पढ़ा रहे हैं ताकि कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है देखने को मिले। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास जो है गोदान की रचना की है? जैसे देखिए तो गोदान जो है वो आपको मुंशी प्रेमचंद्र की क्या है कि आपको रचना है। किनकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की। इसी में अगर पूछा जाएगा क्या जानते हैं कि आपको कामायनी, तो वो आपको जयशंकर प्रसाद के। किनको जाएंगे? जयशंकर प्रसाद के। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। कागज पे कैनवास, इसके जो रचनाकार है आपको अमृता प्रीतम। क्या है? अमृता प्रीतम। तो इन चीजों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है। और मुंशी प्रेमचंद्र जो थे वो आपको क्या थे जानते हैं कि आपको एक कथाकार और उपन्यासकार थे, ठीक है ना। इनके बहुत सारी रचनाएं जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा क्या करेंगे आप लोग गूगल से जाकर मुंशी प्रेमचंद की जो भी प्रमुख रचनाएं है उसको आप लोग क्या करेंगे कि आपको कलेक्ट कर लेंगे, चाहे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या प्रश्न है इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या है कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी रिट जारी की जा सकती है? तो वो आपको 5। क्या है? 5। तो यहाँ से एक बात आती है कि हमारे मौलिक अधिकारों के जो रक्षक है वो आपको कौन है? तो आपको सर्वोच्च न्यायालय और आपको उच्च न्यायालय दोनों है, ठीक है ना। और अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो ये जो उच्च न्यायालय होते हैं या और आपको सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना, इन दोनों में से कोई जो है हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए 5 तरह के रिट जो है वो आपको जारी कर सकते हैं। तो यहाँ से एक बात आती है कि मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय जो रिट जारी करते हैं किस अनुच्छेद के तहत? तो क्या कहेगा? अनुच्छेद 32 के तहत। और आपको ये जो उच्च न्यायालय है साथियों यह जो आपको जारी करता है अनुच्छेद कितना के तहत जानते हैं? तो आपको 226 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 226 के तहत। इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट कहेंगे तो यह आपको अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट तो 226 के अंतर्गत कितने प्रकार के रिट? तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको 5 प्रकार के रिट। जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो वहां पे 5 रिट के बारे में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। क्या करना सुनिए। करा कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि है ना दिसंबर 1920 में डॉक्टर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में किया गया था। तो यह आपको नागपुर अधिवेशन में किसमें किया गया था? नागपुर अधिवेशन में, ठीक है ना। यानी कि असहयोग आंदोलन चलाने का जो प्रस्ताव था वो आपको नागपुर अधिवेशन में क्या किया गया था कि आपको मतलब की पुष्टि किया गया था। तो इससे आपको देख लेना है। और असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया प्रथम जन आंदोलन था। क्या था? प्रथम जन आंदोलन था, जो आपको अगस्त 1920 में क्या होता है कि आपको शुरू होता है। क्या होता है? शुरू होता है। और आपको फरवरी 1922 में इस आंदोलन को गांधी जी के द्वारा क्या होता है कि चौरी चौरा कांड के बाद जो होता है वो आपको वापस ले लिया जाता है। यहाँ से एक बात आएगी कि चौरी चौरा कांड जो है वो आपको कब हुई थी? क्या देखिएगा? तो देखिए चौरी चौरा कांड जो है साथियों
तो आपको 5 फरवरी क्या कहेंगे, 5 फरवरी 1922 को हुई थी। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो साथियों उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पर। देखिए क्या कर रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो आपको कौन है, तो वो आपको महाराष्ट्र, या आपको दूसरा स्थान पर। तो उसके बाद तीसरा स्थान पे कहेंगे तो आपको कौन रहेगा जानते हैं, तो आपको बिहार। और पहला स्थान पे कहेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश। क्या है, उत्तर प्रदेश। तो इन चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। तो देखिए आपको दूसरा पूछ रहा है, इसलिए पहला दूसरा तीसरा इस सबको आपको याद रखना है। तो 22 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी जो है 2021 वाली जो जनगणना है उसका डाटा जो है आपको नहीं आई है। जब उसकी डाटा आएगी तो हो सकता है कि इसमें से कुछ चीज जो है वो आपको बदले। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या चाहिए, तो वो आपको 35 वर्ष। क्या है, 35 वर्ष। यानी कि 35 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति जो है वो आपको क्या जानते हैं कि आपको राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो आपको नहीं लड़ सकता है। तो चलिए थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। अभी जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति है वो आपको श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि आपको सबसे युवा राष्ट्रपति होने का इन्हें गौरव प्राप्त है। और देश के पहले आदिवासी राष्ट्रपति और देश के दूसरे महिला क्या कहेंगे जानते हैं कि आपको राष्ट्रपति। और ये राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड राज्य की राज्यपाल जो थी रही थी। इनका जो मुख्य संबंध है वो आपको उड़ीसा से। कहां से है, उड़ीसा से। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब हम यहाँ से एक चीज और जानेंगे कि आपको भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर क्या कहेंगे जानते हैं, राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपको संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को क्या होता है, चुने जाते हैं। भारत में राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव तो वह 1952 में थे। इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को, लेकिन उससे पहले इसका सही आंसर क्या रहेगा, तो आपको सी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल बनने के लिए कितना चाहिए, तो 35 चाहिए, ठीक है ना। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए और आपको क्या कहते हैं विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए और राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। तो इस सब जो आपको क्या है डाटा है उसको आपको याद रखना और आपके एग्जाम में सब पूछे जाते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है। तो देखिए तो बीसीजी का जो टीका है साथियों वो आपको क्या होता है जानते हैं कि आपको नवजात शिशु को दिया जाता है, यानी कि 24 घंटे के भीतर। क्या है, 24 घंटे के भीतर, ठीक है ना। जिस बच्चे का जन्म होता है उसको 24 घंटे के अंदर जो होता है वो आपको बीसीजी का टीका जो होता है वो आपको लगाया जाता है। तो ये जो देख रहे हैं आप 24 नंबर प्रश्न, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और बीसीजी के जो टीका है उसके जो खोज किए थे वो आपको कौन जानते हैं, एडवर्ड जेनर। कौन कहते हैं, एडवर्ड जेनर किए थे। कौन कहते हैं, एडवर्ड जेनर। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को, लेकिन उससे पहले इसका आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो नवजात शिशु को दिया जाता है, यानी कि जन्म के क्या कहेंगे, जन्म के, ठीक है ना। आपको 24 घंटे क्या कहेंगे, 24 घंटे के भीतर क्या है, भीतर जो टीके दिए जाते हैं वो कौन टीके दिए जाते हैं जानते हैं, तो वो आपको बीसीजी के टीके दिए जाते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। क्या है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए क्या है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं ना साथियों वो आपको प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। तो अभी जो प्रधानमंत्री कौन है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। रक्षा मंत्री तो आपको राजनाथ सिंह, ठीक है ना। उसके बाद गृह मंत्री कहेंगे तो अपना मोटा भाई यानी कि अमित शाह जी, ठीक है ना। उसके बाद राष्ट्रपति कहेंगे तो आपको श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये करंट चीज भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति 15वें नंबर के, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ वो आपको 14वें नंबर के। इन सभी चीजों को आप अच्छे से याद रखिएगा। नीति आयोग जो कैसे संस्था है, तो कहेंगे एक थिंक टैंक संस्था है, ठीक है ना। और यह आपको योजना आयोग का स्थान जो है वो आपको क्या कहता है कि 2015 में लिया था। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या कहना है कि आपको याद रखना है। तो चलिए साथियों आज की सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। फिर मिलेंगे आपसे कल एक नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।